जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वित्त मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में पूंजी व्यय पर जोर से विनिर्माण को गति मिलेगी और कर राजस्व संग्रह बढ़ेगा। इससे भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर रहेगा। मंत्रालय के अनुसार बीते वित्त वर्ष 2021 से 22 में कर राजस्व रिकॉर्ड 34% बढ़कर 27.7 लाख करोड़ रुपए रहा। यह कोविड-19 के 3 लहरों के बाद अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जरूर कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को झटका लगा, लेकिन सरकार ने हाल के वर्षों में बाजार मूल्य पर GDP वृद्धि दर को 10% से ऊपर कायम रखा है। ठेलों पर मारा फिरने वाला छोटा सा नींबू इन दिनों बेशकीमती हो गया है। जी हां, देश में नींबू की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते ज्यादातर शहरों में नींबू के भाव 300 रुपये प्रति किलोग्राम के पार कर गए हैं। ऐसे में यूपी के शाहजहांपुर और कानपुर जिलों में नींबू की चोरी के मामले सामने आने के बाद किसान लाठी कुल्हाड़ी लिए बागों में पहरा दे रहे हैं। कानपुर निवासी एक किसान ने कहा है कि कीड़ों ने नींबू को क्षतिग्रस्त कर दिया है और हमें दिन रात चोरों से बचे नींबू की रक्षा करनी है। वर्तमान में नींबू की कीमत 250 से 300 रुपये किलो है। बता दें कि बीते दिन कानपुर के गंगा कटरी बिठूर में लुटेर बाग से 15,000 नींबू तोड़ ले गए। वहीं शाहजहांपुर में चोरों ने गोदाम से 60 किलो नींबू पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में स्कूल को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया, अगर स्कूल में कोई भी कोविड-19 के मामले सामने आते हैं तो तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए। स्कूल में कोरोना के केस आने के दौरान पूरे स्कूल या पूरे विंग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। दिल्ली NCR में बढ़ते कोरोना के मामले पर एक बार फिर चिंता का सबब बन गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई में स्थित घर के सामने MCRTC कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के मामले में वकील गुणरत्न सदावर्ती की पत्नी, जो कि वकील है, जयश्री पाटिल को पुलिस ने वंचित की सूची में शामिल किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सदावर्ती सहित कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदावर्ती उन वकीलों में से एक है जो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के हड़ताल कर रहे कर्मियों का पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 2 सीट पर अपनी पकड़ बनाने वाली कांग्रेस अब विधान परिषद में जीरो की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इकलौते MLC दीपक सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है, जिसके बाद विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं रह जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस का कोई भी सदस्य उस सदन में नहीं होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक इतिहास रचती नजर आ रही है। पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 274 सीटें जीती, फिर विधान परिषद के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 33 सीटों पर अपनी पकड़ बनाकर नया इतिहास रच दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ करेगा। दरअसल बुधवार को पूछताछ के दौरान चन्नी ने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े फैसलों से पल्ला झाड़ते हुए इसकी जिम्मेदारी CMO में तैनात अधिकारियों पर डाल दी थी। अब इन अधिकारियों से ट्रांसफर व पोस्टिंग असली कारण पूछा जाएगा। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चन्नी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पैसे लेकर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर व पोस्टिंग किए जाने के ठोस सबूत है। उनके अनुसार चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए, साथ यहाँ पे कई रुपये भी मिले हैं। 6 साल पहले साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को अपने फसलों को लेकर होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि शुरुआत की थी। E-NAM के जरिए देश के किसान सीधे ही खरीद बिक्री कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल E-NAM से देश के मौजूदा सभी कृषि उपज मंडी समिति जुड़ गए हैं। E-NAM भारत में किसानों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह ई-मार्केट किसानों, व्यापारियों, खरीदारों को ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और बेहतर कीमत दिलाने में मदद करता है। साथ ही उपज के सुचारू विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक रेस्तरां में गुरुवार को एक सिलेंडर फट गया, जिससे लगी आग में करीब 13 लोग जख्मी हो गए। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौजूद है। यह आग तिकोना पार्क इलाके में स्थित रेस्तरां के एक बेसमेंट में लगी है। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोस के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। मौके से आई तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोग वहां से भाग रहे हैं। कुछ लोगों के खून बहता भी दिखाई जाता है।
एक ठेकेदार के खुदकुशी मामले को लेकर विवादों में आए कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा शुक्रवार को इस्तीफा देंगे, यानी कि आज वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ईश्वरप्पा ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आज अपने इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दूंगा। मैं सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। ईश्वरप्पा की ओर से यह ऐलान कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की ओर से फिलहाल मंत्री के सरकार में बने रहने के बयान के कुछ घंटे बाद आया है। एनडीटीवी से खास बातचीत के सीएम बोम्मई ने कहा कि पोस्टमार्टम हो चुका है, प्रारंभिक जांच शुरू होने दीजिए। इस जांच के परिणाम के आधार पर हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। हालांकि सूत्रों ने बताया कि बीजेपी हाईकमान की ओर से राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि पार्टी की छवि को बचाए रखने के लिए ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले इस म्यूजियम की टिकट खरीदी। बता दें कि संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री के कार्य से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इस संग्रहालय में जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भी विशेष जगह दी जाएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सभी प्रधानमंत्री के योगदान को मान्यता मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही 17 वर्षीय लड़की ने आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नए सिरे से अपील करते हुए कहा है कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। अपील में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियन आलिया सादी ने कहा है कि हिजाब या हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध से कई छात्राएं प्रभावित होगी जो इस महीने के अंत में होने वाले प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होना चाहती है। सीएम बोम्मई को टैग करते हुए आलिया सादी ने ट्वीट किया है कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद करने के रोकने का मौका है। आप हमें हिजाब पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें, हम इस देश का भविष्य है। देश भर में लाउड स्पीकर पर हो रहे अजान पर विवाद चल रहा है। इस बीच अम्बेडकर जयंती पर बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर यूपी में कोई विवाद नहीं होगा, यहां कानून व्यवस्था सख्त रहेगी। यूपी की सियासत में मची हलचल पर उन्होंने कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस से आप सभी दूर बना रहे हैं और भाजपा के साथ आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर डिप्टी सीएम बोले कि ये चिंता का विषय है। रूस यूक्रेन का युद्ध भी महंगाई का कारण है। दरअसल अम्बेडकर जयंती के मौके पर बरेली कोतवाली सामने अम्बेडकर के पार्क में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और आईएमए हॉल में विचार संगोष्ठी को भी संबोधित किया। आज के समय में हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मोबाइल और इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ऐसे में उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें अलग अलग पासवर्ड का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इतने सारे अलग पासवर्ड को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में लोग अक्सर ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो याद करने में आसान हो। ऐसा करना आपको किसी बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना सकता है। पासवर्ड मैनेजमेंट कंपनी नोटपास हर साल उन कमज़ोर पासवर्ड की लिस्ट शेयर करती है जिन्हें हैक करना कुछ सेकंड का काम होता है। अगर आप भी कोई हल्का पासवर्ड बनाए हुए हैं तो जल्द से जल्द अपना पासवर्ड बदल दें और ठगों से बचें। दुनिया के सबसे रईस अरबपति एलन मस्क हमेशा किसी बयान या फिर फैसले की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अभी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में 9% से अधिक हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर को एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। एलन मस्क के मुताबिक मैंने इस विश्वास के साथ ट्विटर में निवेश किया था कि यहाँ वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र आवाज का जरिया है। मैं मानता हूँ कि स्वतंत्र आवाज किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको बता दें कि मार्क्स ने कहा है कि ये सबसे अच्छा और अंतिम ऑफर है। अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो मुझे शेयर धारक के रूप में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी। कर्नाटक में हिजाब मामले के बाद देश भर की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए प्रदर्शन और अजान के वक्त जोर जोर से हनुमान चालीसा बजाने जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने का मामला राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ में पहुंचा है। दरअसल रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को परेशान न हो, इसलिए जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एवं सहायक प्रबंधक निदेशक RS बडियासर ने मुस्लिम बहुल इलाकों में किसी तरह की बिजली कटौती न करने का निर्देश दिया था। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी के इस आदेश के बाद मुख्य पीठ में याचिका दायर की गई है। यूपी के जौनपुर में बसपा सांसद श्याम सिंह यादव द्वारा गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी की तारीफ वाले बयान ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है। बसपा का गिरता हुआ जनाधार देखकर काफी नेता पाला बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जौनपुर के बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के बयान से अटकलें लग रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले श्याम सिंह यादव हाथी की सवारी छोड़ सकते हैं।
सीएनजी के दामों में ₹2.5 की हालिया वृद्धि के मद्देनजर ऑटो टैक्सी और कैब चालक एसोसिएशन के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को प्रशासन को चेतावनी दी है कि गैस के दाम का सब्सिडी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए 18 अप्रैल से हड़ताल पर चले जाएंगे। 11 अप्रैल को ऑटो टैक्सी एवं कैब चालकों ने सीएनजी दाम पर सब्सिडी की मांग करते हुए दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के बैनर तले किया गया था। दिल्ली ऑटो संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के विरुद्ध उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और वे 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। राजधानी दिल्ली में 18 अप्रैल से फिर से तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 18 से 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच लू चलेगी और तेज धूप निकलेगी। इसके अलावा 15 से 17 अप्रैल तक कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट कम ही जाने की अनुमान है। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन भर मौसम साफ रहा और धूप भी निकली। भारतीय बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि आज 1 ग्राम सोने का भाव आज 4700 रुपये पर चल रहा है और 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 37,600 रुपये पर टिका हुआ है। 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 47,000 रुपये पर चल रहा है। एक दिन पहले भी यह भाव 47,410 पर टिका हुआ था। 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव बताए तो आज का इस भाव 47 लाख रुपये दर्ज किया गया। वहीं एक दिन पहले भी यह भाव 47,41,000 रुपये पर रुका हुआ था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।